नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज से हम इसमें नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, नेटवर्क थ्योरी में बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं नेटवर्क थ्योरी की। अब देखिए, नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहले बेसिक टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए अच्छे से, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप आगे हो सकता है आपको दिक्कत जाए, इसलिए मैंने बेसिक्स लेक्चर से उठाया है। पहला, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में काफी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई ये साहब, आपका रजिस्टर आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, इसके अलावा डायोड भी आ गए। तो ये सब का जो कॉम्बो बनता है बेसिकली वो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। फिर आपका बात आती है चार्ज। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है हमारे इलेक्ट्रिक की वो बेसिकली चार्ज है। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उनके फ्लो के कारण क्या होता है, उनमें चार्ज आ जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं बेसिकली। तो चार्ज को किससे शो करते हैं, चार्ज को हम बेसिकली यूनिट अगर बात करें तो कूलॉम्ब होती है। और चार्ज जो होता है नेगेटिव रहता है, जनरली पॉजिटिव हम जो नेचर में हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, इसके अलावा एक कुलाम में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इवन आपसे पूछा जा सकता है कि एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चार्ज आपको पता चल गया, चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, और एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो है 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कई बार इंटरव्यू में या फिर आपको बेसिक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर आता है हम करंट पे कि करंट क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मतलब जो हमारा चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और करंट को हम आई से शो करते हैं बेसिकली, और करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। और अगर मैं एक एम्पियर की बात करूं तो एक एम्पियर बेसिकली क्या है आपका, एक कूलाम पर सेकेंड, मतलब एक यूनिट टाइम में जितना हम चार्ज देंगे वो बेसिकली उसका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार इसको हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट t0 टू t i dt, ये आपका हो जाएगा चार्ज, है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है छोटे मोटे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं। करंट दो टाइप का होता है, पहला है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहते हैं, दूसरा है एसी करंट जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, एक जो है डीसी वो क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वो बेचारा वैसे का वैसा है, मान लो एक है तो एक ही ये रह जाएगा, है ना। लेकिन एसी क्या है, एसी टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। आप देखो, ये देखिए साइनसॉइडली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो एसी और डीसी ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं। हो सकता है आप लोग को ये चीजें पता हो बट फिर भी अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसी हो गया और डीसी हो गया। इसी प्रकार बात करते हैं अब इसमें अगला टर्म जो आपको पता होगा, पूरा नेटवर्क में देखने को मिलेगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है बेसिकली, वोल्टेज क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज थ्रू द एलिमेंट। यानी कोई भी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को हमको धकेलने के लिए जो ईएमएफ लगता है बेसिकली वो हमारा वोल्टेज होता है एक्चुअल में। और वोल्टेज को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। तो भैया जैसे ये सर्किट है ना, तो यहाँ पर इसके दो टर्मिनल हैं ए और बी, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वी ए बी होगा। अब ये वी ए बी जो होता है वो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। W आपकी एनर्जी, Q आपका चार्ज, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब अगर ये एक हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं ना, जो एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे हमारे वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। तो भैया वोल्टेज की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जैसे हमारा
एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, वैसे ही हमारा एसी वोल्टेज होता है और डीसी वोल्टेज होता है। तो दोनों में सेम सिमिलरिटी है। एसी वोल्टेज वो जो टाइम के साथ वेरी करे और डीसी वोल्टेज वो टाइम के साथ वेरी ना करे। अब एसी वोल्टेज हमें किससे मिलेगा भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गए, इससे हमें मिलता है। इसी प्रकार डीसी वोल्टेज किससे मिलेगा? बैटरी जो होती हैं उससे हमें मिलता है। तो ये वोल्टेज के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं वोल्टेज के बाद पावर की। जी हाँ, पावर। तो पावर क्या होती है भाई साहब? टाइम रेट ऑफ एक्सपांडिंग और अब्सॉर्बिंग एनर्जी। एनर्जी को एक्सपांड करना यूनिट टाइम में या डिलीवर करना बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो पावर का अगर बेसिक फॉर्मूला देखें तो dw/dt, और इसी में अगर मैं dq/dt का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका एक्चुअल में वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। तो पावर एक्चुअल में क्या हो जाएगी? V इंटू आई। तो पावर इज, दूसरी डेफिनेशन आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये हो गया। अब यहां पर दो टर्म है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एब्जॉर्बिंग पावर और सप्लाई पावर। एब्जॉर्बिंग पावर और सप्लाई पावर। अब देखो, सप्लाई को हम डिलीवर पावर भी कहते हैं, है ना? सप्लाई को हम डिलीवर पावर भी कहते हैं। कई जगह आपको डिलीवर पावर देखने को मिलेगा, कई जगह आपको सप्लाई पावर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, डिलीवर पावर सप्लाई पावर एक ही है। अब ये होता क्या है सर? देखो, ये जो टर्मिनल है, अगर करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे, अगर करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है आपके सर्किट में, तो उस पावर को हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग पावर, और वो होती है प्लस में, यानी प्लस V इंटू आई। ठीक है? और यही इसका उल्टा, यानी अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर जाए, या इसको उल्टा में कहूं कि करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करे। कहां से एंटर करे करंट? नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करे, तो हम कहते हैं कि ये जो पावर है वो सप्लाइंग पावर है या डिलीवरिंग पावर है। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां पर आपको मैं करवाऊंगा एमसीक्यू में, और काफी क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब वही चीज यहां पे जो मैंने आपको बताई कि पैसिव साइन आर कन्वेंशन, इट सेटिस्फाई व्हेन करंट एंटर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल, एलिमेंट इज दिस एंड P इक्वल टू प्लस VI। इसी प्रकार करंट एंटर थ्रू नेगेटिव टर्मिनल, देन V इक्वल टू VI। अब जैसे ये बच्चों क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो कॉमन सेंस लगाइए। यहां पर क्या क्या हो रहा है? पावर बाहर आ रही है ना प्लस से, तो ये आपकी क्या होगी? -4 गुणा 3, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12, है ना? तो ये आपकी पावर हो जाएगी। ठीक है? और पावर का यूनिट तो आप सभी को पता है क्या होती है? वॉट होती है ना? तो ये हो जाएगी -12 वॉट। सेम यहां पर देखो, प्लस से एंटर कर रही है, मतलब कैसी है? अब्सॉर्बिंग है, तो अब्सॉर्बिंग है, यहां पे हो जाएगा प्लस 12 वॉट, प्लस 12 वॉट। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी ऐसा सर्किट छोटा मोटा दे दे और बोल दे कि इसमें पावर प्लस में होगी, माइनस में होगी, या कैसी पावर होगी, ये सब हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब पता है ना कि कुछ भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वही चीज है कि मतलब जो आपकी अब्सॉर्ब पावर होगी वो इक्वल होती है आपकी डिलीवर पावर की। जी हाँ, जो अब्सॉर्ब पावर होती है सप्लाई पावर की क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी प्रकार जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो एनर्जी का, वो इसे फॉलो करता है, या मैं कहूं कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो इसे फॉलो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पावर इन अ सर्किट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, वो क्या होगी? हमेशा जीरो ही होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पावर का जो सम होगा वो जीरो होगा, क्योंकि भाई एब्जॉर्ब पावर होगी कुछ और कुछ होगी यहाँ पर डिलीवर, दोनों इक्वल हो जाएंगी, एक प्लस एक माइनस। अलजेब्रिक सम करोगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा जीरो, वो आएगा जीरो। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको।
कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं करवाऊंगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आती है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी को हम W से शो करते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ पावर या PI का इंटीग्रेशन कर दो तो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, आपकी एनर्जी कहलाएगी। तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो कई बार पूछ लेता है कैपेसिटी की यूनिट, अपना एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल याद रखिएगा। इसके अलावा WH, 1 WH इक्वल टू होता है 3600 जूल, याद रखिएगा। WH मतलब वॉट आवर। एनर्जी जो इंडस्ट्री है वहां पर एनर्जी जो है ना वॉट आवर में चलती है ना, तो 1 वॉट आवर में कितना होता है, 3600 जूल होता है। 1 वॉट आवर में कितना होता है, 3600 जूल होता है। इसको याद रखिएगा, इवन न्यूमेरिकल आपको दे देगा, हो सकता है वहां मेंशन नहीं करे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज 3600 होती है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब बात करते हैं सर्किट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ सर्किट एलिमेंट्स में। हाँ ठीक है, बात करते हैं सर्किट एलिमेंट्स की। तो देखिए सर्किट एलिमेंट्स में जो क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, पहला है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव के रूप में होंगे एलिमेंट्स। फिर आपका आएंगे लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। फिर इसी में आप देखेंगे यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल एलिमेंट्स। फिर आएंगे टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट और लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो इतने टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो जनरली एक्टिव पैसिव में ही हम ज्यादा चर्चा करते हैं, लीनियर नॉन लीनियर में ज्यादा चर्चा करते हैं। बाकी हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है बेसिकली उतना, बट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स है वो इतने टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अपन एक्टिव और पैसिव की। ठीक है, तो एक्टिव सोर्स क्या होता है, एक्टिव सोर्स जो पावर को डिलीवर करे, है ना। एक्टिव सोर्स क्या है, जो पावर को डिलीवर करता है, पावर सप्लाई करता रहता है कंटिन्यूअसली। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में भी दो टाइप आ जाएंगे, एक आइडियल, दूसरा आपका प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या आएगा, जनरली वोल्टेज सोर्स आएगा, करंट सोर्स। सेम प्रैक्टिकल में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है ना। ऐसे डिपेंडेंट में देखिए, डिपेंडेंट में चार है। क्या है चार, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज से कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार CCVC, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट से कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज सोर्स। फिर CCCS, ये है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसी प्रकार VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव एलिमेंट्स के उदाहरण है। ऐसे ही पैसिव में जनरली हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, इंडक्टर देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे। अब इंडक्टर में भी आप देखिए नॉन लीनियर लीनियर है, कैपेसिटर में भी लीनियर नॉन लीनियर है। ऐसे ही आपका रेजिस्टर में भी लीनियर और नॉन लीनियर में बांटा गया है। अब बात करते हैं अच्छे से इसमें पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एक्टिव सोर्स क्या होता है, उस डिपेंडेंट क्या होते हैं, यहां से हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्टिव, मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव एलिमेंट क्या है, कैपेबल टू जनरेटिंग एनर्जी व्हाइल पैसिव इज नॉट। पैसिव में एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, जबकि एक्टिव में कंटिन्यूअस एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती रहती है, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब एक्टिव एलिमेंट में जैसे आपका जनरेटर हो गया, बैटरी हो गई, ओपैम्प हो गए, है ना, वोल्टेज सोर्स हो गए, करंट सोर्स हो गए। अब ये ओपैम्प और ट्रांजिस्टर जो है ना, ये डिपेंडेंस सोर्स कहलाते हैं, है ना। एक्टिव में भी ये क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड करते हैं, तब इनमें क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, ओपैम्प और ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसी प्रकार पैसिव में मैंने आपको बता ही दिया था, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हो गया, है ना। और जनरली जो सोर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होता है सर, कैसे होता है वो देखिएगा। सबसे पहला है आइडल इंडिपेंडेंट सोर्स। आइडल इंडिपेंडेंट सोर्स, आइडल की बात हो रही है, एक्टिव एलिमेंट है ये पहली बात तो, और वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। इसको शो किस तरह से किया जाता है, देखिए इस तरह से, जैसे ये हमारा वोल्टेज सोर्स है ना, अंदर प्लस माइनस और सर्कल और बाहर V लिखा होगा।
या फिर इस तरह से बैटरी बनी होगी, प्लस माइनस और बाहर V लिखा होगा। इसी प्रकार ये हमारा करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, अंदर आपको इस तरह से एरो होगा और बाहर I लिखा होगा। ये बेसिकली क्या है, करंट सोर्स है। बाकी दो क्या है, वोल्टेज सोर्स है ना, ये करंट सोर्स है। तो थोड़ा सा आप जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप अगला लेक्चर देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल करेंगे अपन, है ना, किरचॉफ लॉ, केसीएल, केवीएल, आपका मैश और नोड जो हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा सोर्स है, वोल्टेज है कि करंट है ना। इसलिए ये बेसिक लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना जाए। नहीं तो पता चले मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स क्या है। इसलिए बेसिक लेक्चर आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार आइडल डिपेंडेंट या कंट्रोल सोर्स क्या होंगे भाई साहब, जो किसी पे डिपेंड करेंगे। तो डिपेंड किस पे करेंगे, वोल्टेज और करंट पे करेंगे। अब इसको पहचानने का तरीका अलग है कि इसका जो शेप होता है वो डायमंड शेप होता है ना। इसका जो शेप होता है ना वो कैसा होगा, शेप जो होगा डायमंड शेप होगा। देखो इस तरह से, ये देखो यहाँ पे डायमंड शेप है आपका, सेम यहाँ पर देखो डायमंड शेप है। तो ये जो कहलाता है ये आपका आइडल डिपेंडेंट सोर्स या कंट्रोल सोर्स कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया 4 प्रकार के होते हैं, है ना, ऑलरेडी बता दिया है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पर ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका देखो प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस लिखा है, जाहिर सी बात है प्लस माइनस लिखा है ना। तो ये तो आपका क्या है भैया, वोल्टेज सोर्स है ना। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, tan I, और I कहां पे बह रही है, यहां पर, मतलब किस पे डिपेंड करता है, I पे, यानी करंट पे। तो ये बेसिकली क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। बेसिकली ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है भाई। ये वोल्टेज है और साथ में I पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि यहां पर जो भी I होगी, जो भी आपकी करंट होगी, उसी के आधार पर इसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आपको जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा इस तरह से। अब जैसे ये वाला है तो इंडिपेंडेंट है, प्लस 5 वोल्ट लिखा है, ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ये आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये सोर्स क्या होते हैं, आइडल सोर्स क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, अब आपको बताना है इनमें किसमें पावर अब्सॉर्ब हो रही है और किसमें पावर डिलीवर हो रही है। चलो जल्दी से बता दो, फटाक से कमेंट करके बताइए कि किसमें पावर अब्सॉर्ब हो रही है और किसमें पावर डिलीवर हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया, प्लस से अगर प्लस में करंट एंटर करेगा तो वो कहलाएगा अब्सॉर्ब, प्लस से बाहर निकलेगा तो वो कहलाएगा डिलीवर। चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, ये प्लस है, एंटर करंट कहां से कर रही होगी, यहीं से की होगी ना, तभी तो साइन ऊपर की ओर है, मतलब प्लस से एंटर हो रही है, तो प्लस से एंटर होगी तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब। इसी प्रकार यहां पर देखो, करंट कहां एंटर कर रही है, प्लस में एंटर कर रही है कि माइनस से एंटर कर रही है, नीचे से एंटर करेगी ना भाई, यहां से एंटर करेगी, तो यहां से एंटर करेगी तो माइनस से एंटर कर रही है, मतलब कौन सा ये डिलीवर है, डिलीवर्ड है ना। इसी प्रकार यहां पर देखो, प्लस में एंटर कर रही है, मतलब कौन सा होगा, एब्सॉर्ब होगा। इसी प्रकार यहां पर देखो, प्लस से बाहर निकल रही है, कौन सा होगा, डिलीवर्ड होगा। इसी प्रकार यहां पर देखिए, अब यहां पर मैंने साइन नहीं बनाया, हाँ ऐसा साइन बना देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया बाहर की ओर, है ना। तो प्लस से बाहर निकल रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, डिलीवर्ड होगी। ये भी प्लस में एंटर कर रही है, क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी, ये भी, है ना। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, डिलीवर पावर क्या है, अब्सॉर्बिंग पावर क्या है, क्वेश्चन आएंगे इसलिए इसको मैंने अलग से करवाया यहां पर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। सिंपल है, प्लस से क्या करेगी, एंटर करेगी, एब्जॉर्ब में प्लस से बाहर निकलेगी, क्या है, डिलीवर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये देख ही लिया हमने, एक्टिव सोर्स देख लिए क्या क्या होते हैं, पैसिव सोर्स देख लिए। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो आपको पूरे नेटवर्क में देखने को मिलेगी रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट करंट, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब करंट फ्लो में जो बीच में रुकावट आ जाती है वो बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। और रेजिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। ओम्स लॉ पढ़ेंगे आगे तो आपको कुछ समझ में आएगा रेजिस्टेंस क्या होता है ना। और रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसके अलावा एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, इट ऑलवेज अपोज द करंट बाय डूइंग सो एंड इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लें कि रेजिस्टेंस में कैसी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप वायर को टच करते हो है ना, कोई भी चार्जर हो या कुछ हो, तो आप देखो अगर वो थोड़ी देर यूज हो रही है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है, प्रॉपर्टी किसके कारण, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के कारण। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस के कारण ही क्या होता है, एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिक वाली होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, इसलिए आपकी वायर जो होती है थोड़ा सा गर्म हो जाती है आफ्टर यूजिंग। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आर की। तो आर का बेसिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं यहाँ पे। आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। रो रेस्ट्रिक्टिविटी कहलाती है ना, जो मटेरियल होगा उसकी रेस्ट्रिक्टिविटी दी होगी वो है। ए जो एरिया है आपकी वायर, जैसे ये आपकी वायर है ना, अब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और एल उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी यानी लेंथ हो जाएगी। तो बेसिक फॉर्मूला जहां पर आपको बेसिक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसके अलावा यहाँ पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बना सकता है आपका, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकता है। कैसे क्वेश्चन बना सकता है कि अगर एल इंक्रीज होता है, एल इंक्रीज करने पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल अगर हम बढ़ाएंगे तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार अगर हम ए बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आर क्या होगा, कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए इंटरव्यू में पूछ ले तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ की, जहां से आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बनी बेसिकली। तो ओम्स भैया ने क्या कहा, ओम भैया ने कहा कि भैया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द इट। भैया जो करंट फ्लो होता है किसी भी रजिस्टर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रजिस्टर का, उस करंट का, उस वोल्टेज का। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स ने कहा, उसी कांस्टेंट को हटाया तो आर आया, आर से हमें एक फॉर्मूला और मिला, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, ये बेसिकली आपका रेजिस्टर को शो करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ओम लॉ है। अब ओम्स लॉ में बहुत सारी चीजें, जैसे ओम्स ने क्या कहा कि भैया आपका करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये आपका ओम्स ने कहा है ना। तो याद रखिएगा ये ओम्स लॉ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट डेंसिटी होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई। इसी प्रकार J इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I बाई Q लिख सकते हैं फॉर्मूला। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू V बाई, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई एल, E इक्वल टू V बाई एल लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है 1 अपॉन रो, सिग्मा होता है 1 अपॉन रो। ये बेसिकली कंडक्टेंस कहलाता है आपका, है ना, आपने पढ़ा ही होगा बेसिकली रो के बारे में, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, V इक्वल टू यहाँ से आ रहा ही, वो तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा G क्या है, G यहाँ पर कंडक्टेंस है,
जी यहाँ पर कंडक्टेंस है, ये 1/r होता है ना। और यहाँ से आप देखिए I इक्वल टू जी भी एक फॉर्मूला और निकल आएगा। इसी प्रकार V इक्वल टू आर dq बाई dt क्यों, I की वैल्यू क्या होती है, dq बाई dt होती है, उस फॉर्म में कर लिया। तो कुल मिला के यहाँ से ओम्स लॉ के कई फॉर्म निकलेंगे और वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाते हैं। तो पहला फॉर्म तो यही हो गया करंट डेंसिटी वाला, भैया J इक्वल टू सिग्मा ई। फिर दूसरा फॉर्म हो गया V इक्वल टू आर आई वाला। तीसरा फॉर्म हो गया I इक्वल टू जी वी, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जी यहाँ पे कंडक्टेंस है। चौथा फॉर्म हो गया चार्ज के रूप में V इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी, चार्ज के रूप में आपका, और रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट देन एलिमेंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शन। मतलब करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करवा लो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई डिपेंडेंस ना हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन से घुमा लो, कोई चेंजेस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार एवरी लीनियर एलिमेंट शुड बी अबे बाय डायरेक्शनल। तो जो भी लीनियर एलिमेंट होगा, जो भी लीनियर एलिमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, बात पते की कह रहा हूं, जो भी लीनियर एलिमेंट होता है ना, वो बाय डायरेक्शनल होता है, वो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है, नॉट वाइस वर्सा, मतलब जो बाय डायरेक्शनल एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है लीनियर हो। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। जो लीनियर एलिमेंट है डेफिनेटली बाय डायरेक्शनल होगा, लेकिन जो बाय डायरेक्शनल है वो जरूरी नहीं है क्या हो, लीनियर हो। ठीक है। इसी प्रकार व्हेन एलिमेंट ओबे द ओम्स लॉ द एलिमेंट इज कॉल्ड लीनियर रेजिस्टर। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो लीनियर रेजिस्टर कहलाते हैं। अब देखो यहां पर, ये देखो यहां से अगर मैं करंट फ्लो करवाऊं जेनर डायोड में, है ना, जेनर डायोड हो या फिर कोई पीएन जंक्शन डायोड हो, कोई डायोड ले लो आप, है ना। तो यहां पर अगर मैं फ्लो करवाऊंगा और यहां पर अगर मैं फ्लो करवाऊंगा तो दोनों ही डिफरेंट है। एक में वो फॉरवर्ड वाइज जाएगा, एक में रिवर्स वाइज जाएगा, एक में ऑपरेट करेगा, एक में ऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो दोनों ही अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज समझ में आ रही होगी कि जो हमारे डायोड वायोड होते हैं, जनरली डायोड वायोड होते हैं, वो बाय डायरेक्शनल नहीं होते, है ना। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपके डायोड होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल नहीं होते, है ना। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर, अगर क्लॉकवाइज की बात करूं, क्लॉकवाइज अगर मैं करंट फ्लो करवाऊं कुछ इस तरह से, है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने करंट फ्लो करवाया है, और ये इस तरह से इसका स्लोप क्या है, लीनियर स्लोप मिलता है। देखो ये देखो, जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है ना। तो ये इस तरह से आपका होता है। इसी प्रकार व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, वो एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शन। अगर करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एलिमेंट, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम कहेंगे यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है। बाय डायरेक्शनल वो जो डिपेंड नहीं करे, यूनी डायरेक्शनल वो जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करे। इसी प्रकार जो आपके क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इस टाइप के क्या कहलाते हैं, नॉन लीनियर कहलाते हैं। यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जनरली क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। इसी प्रकार V बाय I का जो रेशियो होगा, ये अगर पॉजिटिव होता है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, V अपॉन I का जो रेशियो है अगर पॉजिटिव है बोथ कोऑर्डिनेट्स में, दोनों कोऑर्डिनेट्स में जहां जहां पर उसका ग्राफ बन रहा है, तो एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। फिर से कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर V बाय I का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो आपका एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होगा। इसी प्रकार अगर V बाय I का रेशियो नेगेटिव है एक कोऑर्डिनेट में या दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में, तो वो एलिमेंट कैसा होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। दूसरी चीज जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ओरिजिन से पास करेगा दोनों केस में। ये इसी के अंदर एक पॉइंट है ना, इसी के अंदर एक पॉइंट है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो दोनों केस में कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अब मैं कुछ इसी प्रकार के ग्राफ आपको शो करता हूं, आप बताइएगा कि कौन क्या है। जैसे देखिए पहला वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला ग्राफ देखेंगे तो ये लीनियर है, दिख रहा है आपको,
कि नहीं है लीनियर? देखो लीनियर है क्या, अगर ये नहीं होता तो मैं कहता भाई लीनियर है, लेकिन ये लीनियर है क्या, नहीं है लीनियर, तो पहला तो भैया ये नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर हो चुका है, ये नॉन लीनियर हो चुका है ना, नॉन लीनियर है। दूसरी चीज, नॉन लीनियर के साथ साथ क्या है, बाय डायरेक्शन है, पैसिव एलिमेंट है क्या, देखो दोनों डायरेक्शन में है, इधर भी फ्लो सेम, इधर भी सेम फ्लो, क्या है ये, बाय डायरेक्शन है, बाय डायरेक्शनल है। अब यहां पर v बाय आई का रेशियो कैसा है, देखिए यहां पर v बाय आई का रेशियो कैसा है, देखो यहां पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नीचे वाले में देखो आई भी नेगेटिव है, यहां पर माइनस आई है, माइनस भी है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है। सेम यहां पर वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब v बाय आई का जो यहां पर रेशियो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। v बाय आई का रेशियो पॉजिटिव है, तो एलिमेंट कैसा हो जाएगा, ये पैसिव एलिमेंट का ग्राफ हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे आइए, देखिए ये वाले में आइए, तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है बिल्कुल भी है। अब नॉन लीनियर के साथ साथ क्या है, ये बाय डायरेक्शनल है क्या, नहीं है सर, क्योंकि यहां पर इस तरह से जा रहा है, लेकिन नीचे आप देखिए नीचे ऐसा नहीं है, तो ये बाय डायरेक्शनल ना हो कि क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल ना हो कि कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। तीसरा, एलिमेंट पैसिव है एक्टिव है, एलिमेंट पैसिव है एक्टिव है, पैसिव एक्टिव है, जल्दी बताइए। अब देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है कैसा एलिमेंट होगा, v बाय आई का जो रेशियो है वो पॉजिटिव है, तो भैया पैसिव एलिमेंट होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इवन आपको एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ग्राफ दे देगा और बोल देगा बताइए कि ये जो ग्राफ है, ये जो एलिमेंट है वो कैसा है। समझ में आया कैसे किया मैंने? आगे देखो, और चलो इसकी बात करते हैं, थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला देखिए, यहां पर लीनियर है क्या, लीनियर है, नहीं है, नॉन लीनियर है सर, नॉन लीनियर है। हाँ अब बताओ, डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है क्या, देखो बाय डायरेक्शनल है क्या भाई, नहीं, बाय डायरेक्शनल नहीं है, कैसा है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। तीसरा, पैसिव है एक्टिव है, पैसिव है कि एक्टिव है। अब देखो यहां पर v बाय आई का जो रेशियो है पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो v कैसा, पॉजिटिव, लेकिन i नेगेटिव, तो रेशियो नेगेटिव होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो एक कोऑर्डिनेट में v बाय आई का रेशियो नेगेटिव है, इसका मतलब ये एलिमेंट कैसा होगा, ये एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट होगा। समझ में आया कैसे किया? चलो चौथा वाला देखो, ये वाला देखिए, बताइए। हाँ चौथा, अब ये तो दिख ही रहा है कैसा है, लीनियर है ना, ये देखो पूरा लीनियर बन रहा है। अब लीनियर होगा तो बाय डायरेक्शनल होगा, बाय डायरेक्शनल होगा, बिल्कुल होगा सर, दोनों साइड सेम है, बाय डायरेक्शनल है। हाँ पैसिव है या एक्टिव है, जल्दी बताइए। अब देखो यहां पर आपका I पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू, यहां पर v बाय आई नेगेटिव, इसका मतलब ये कैसा है, एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ है ना, कि v बाय आई का रेशियो कैसा है, v बाय आई का रेशियो यहां पर नेगेटिव है। लास्ट वाला जल्दी बताइए, लास्ट वाला जल्दी बताइए। हाँ लीनियर है, नॉन लीनियर है, जल्दी बताइए। लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। इसके अलावा डायरेक्शन, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, और कैसा है, एक्टिव है, क्योंकि भाई v बाय आई यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर यहाँ पर खत्म होता है, बात करते हैं हमारे इंडक्टर की। इंडक्टर आप सभी ने देखा है, इस तरह से आपकी रिंग टाइप की बनी होंगी, या फिर कोई वायर है उसमें भी इंडक्टेंस होता है ना, इस तरह से जरूरी है छल्ले बने हो। अब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो ये वीक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, ये कैसा बनाएगा, ये बनाएगा वीक मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, वीक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बेसिकली, क्योंकि वो एक वायर है, जबकि यहाँ पर वायर का पूरा गुच्छा है, तो यहाँ पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी,
है ना। और हमने देखा ये चुंबक है, अगर बीच में एक उसको रख दिया जाए तो N से S की ओर आपका क्या होता है, फ्लो होता है बेसिकली, है ना। तो यहां पर इंडक्टर पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है फेराडेस की पहले लॉ की, सेकेंड लॉ की। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, असर्शन रीजन पे क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। क्या है, व्हेन कंडक्टर कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो सिंपल सी बेसिक सी चीज कही है कि अगर कोई कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर है, ये क्या किया, इस फ्लक्स की लाइन को क्या किया, कट किया, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये कहता है फर्स्ट लॉ आपका फेराडेस का। ठीक है, तो फेराडेस का फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर अगर कट कर रहा है मैग्नेटिक लाइन को तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। फिर आती है सेकंड लॉ की बात। सेकंड लॉ बहुत इजी है। क्या है कि भैया जो इंड्यूस ईएमएफ ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, E इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा। अब देखो B क्या है, B फ्लक्स डेंसिटी है, बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो इसको याद रखना है आपको, है ना। तो बी एल बी साइन थीटा। अब क्या क्या है भाई, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना लंबा कंडक्टर है, B वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, कितने से मूव हो रहा है। जैसे आपने पंखा देखा है, तो पंखे को अगर खोल के देखा होगा तो चारों साइड कॉइल होती हैं, बीच में कंडक्टर होता है और वो घूमता रहता है, तो उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में बताता है ना। और थीटा क्या है, फेस डिस्प्लेसमेंट है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिफरेंस है, वो है आपका थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बी एल बी साइन थीटा। इसी प्रकार अब जैसे ये हमारा इंडक्टर है, तो हमने देखा E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स जो होती हैं बेसिकली। और ये नेगेटिव साइंस आप सभी को पता है, लेंस लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना, उसके कारण नेगेटिव साइंस, क्योंकि अपोजिट होता है इंड्यूस ईएमएफ, तो उसके कारण नेगेटिव साइन आता है बेसिकली। और लेंस लॉ आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, है ना। तो इसी की तरह से हम कह सकते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, है ना। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ है और ये हमारा वोल्टेज है, तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बना। इसी प्रकार बहुत सारे फॉर्मूला अब यहां पर आपको याद करने होंगे। देखिए, काई इक्वल टू एन फाई होता है ना, फ्लक्स लीकेज। बी इक्वल टू डी काई बाई डी टी होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो यहां से आपकी दो फॉर्मूले बनेंगे, एक फॉर्मूला काई इक्वल टू एल इंटू आई, है ना, दूसरा एल इक्वल टू वी डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यूनिट हेनरी में होती है इंडक्टर की, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ चीजें हैं, जैसे इंडिपेंडेंट होता है इंडक्टर, इंडक्टेंस का जो है ना, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इंडक्टर कहते हैं। जैसे आपका एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर लीनियर इंडक्टर है। ऐसे ही डिपेंडेंट होता है, अगर डिपेंडेंट होता है तो नॉन लीनियर इंडक्टर कहलाता है, जैसे आयरन कोर इंडक्टर। तो ये चीजें आपको बेसिक जो है लीनियर नॉन लीनियर वो आपको पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा ना। अगर करंट पे डिपेंड करता है तो बेसिकली आपका कहलाएगा नॉन लीनियर, और करंट पे डिपेंड नहीं करता है तो वो कहलाएगा एयर कोर इंडक्टर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर देखें तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। V एक्चुअल में क्या है, EMF ही होता है, तो EMF अपॉन आर हो गया। इसी प्रकार R की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी हमें, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एक इक्वेशन बनी यहाँ से, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही है ना, वही चीज है यहाँ पर, ये एक फॉर्मूला बना। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में आपका MMF होता है, और वहां पर आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस नहीं होता, वहां पे क्या होता है, रिलक्टेंस होता है ना, वहां पर क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। तो वहां से आप फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल टू एन आई अपॉन एल,
ए बी म्यू ओ और म्यू आर। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। फाई की जो वैल्यू है उठा के इसमें मैं पुट कर रहा हूं, तो मुझे इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा एन स्क्वायर म्यू आर इंटू म्यू जीरो इंटू ए अपॉन एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे देगा। अब म्यू, जाहिर सी बात है, म्यू आर आपको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी है, और म्यू जीरो जो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी फॉर्मूले, जैसे L इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एस, एस जो है रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आप ये निकाल सकते हैं, है ना। इन केस क्वेश्चन आ जाता है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इम्पिडेंस जो होता है बेसिकली, है ना, इम्पिडेंस जो होता है उसे फाइंड करना हो, इम्पिडेंस फाइंड करना हो तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ओम्स का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ऐसे ही I इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी है ये, है ना, V डी टी, ये ओम्स का सिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार पावर में अगर देखें तो एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई, ये कैसी पावर कहलाती है, इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है। इसी प्रकार एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। तो वही चीज है कि पावर डिसिपेशन जो होती है आइडल इंडक्टर में क्या होती है, जीरो होती है, याद रखिएगा। कोई भी आइडल इंडक्टर है उसमें पावर डिसिपेशन जीरो होगी, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू जीरो होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए पावर डिसिपेशन भी क्या होगी, इसमें जीरो होती है। इसी प्रकार एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। और ये बेसिकली कैसी एनर्जी होती है, काइनेमेटिक एनर्जी होती है, जो आपके इंडक्टर में स्टोर होती है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टर में स्टोर होती है, कैपेसिटर में स्टोर होती है ना। कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जो आपका इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, और कैसी फॉर्म का होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलो अब इसी के बाद बात करते हैं तीसरा बेसिक एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का साइन आपने देखा ही होगा, दो इक्वल के साइन इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस, दो प्लेट होती हैं। अब आप सभी को पता है कि भैया जो इसका चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के, और Q इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाता है, CV आ जाता है, और C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है ना, चार्ज अपॉन वोल्टेज, और इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूला जो आपके कंस्ट्रक्शन पे बेस होता है वो होता है एप्सिलॉन O इंटू एप्सिलॉन R A अपॉन D, है ना। एप्सिलॉन आपको पता ही होना चाहिए एप्सिलॉन क्या होता है ना, तो ये चीज आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला। इसके अलावा ओम्स का जो आपका फॉर्म आता है सेवंथ फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, I C dV अपॉन dt, है ना। उठा के बस क्या किया यहाँ पे आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो बेसिकली, और Q का इंटीग्रेशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपका इंटीग्रेशन फॉर्म में वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच में देखिए रिलेशन होता है, V इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी I dt, है ना। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है। अब आप बोलोगे सर कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, सब याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब देखो इसी में पावर का फॉर्मूला V इंटू सी डी वी अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर है इसकी। ऐसे ही हाफ CV स्क्वायर आपका क्या होता है, एनर्जी होती है, और पावर डिसिपेशन यहाँ पे भी क्या होता है, जीरो होता है ना। पावर डिसिपेशन यहाँ पे भी जीरो होता है। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया इसमें कैसे स्टोर होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, और कौन सी एनर्जी होती है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट है किसका, वोल्टेज सोर्स का, तो एलिमेंट कैसा होगा, लीनियर कैपेसिटर कहेंगे, और यही डिपेंडेंट है तो नॉन लीनियर आपका नॉन लीनियर कहलाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर वैरेक्टर डायोड, ये नॉन लीनियर है बेसिकली आपका, ठीक है। तो ये जो था बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको करवा दी, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, और आपका रजिस्टर, इसके अलावा बेसिक चीजें, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ओम्स लॉ, है ना, ये सब फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। मैं इसमें बेसिक क्लास के क्वेश्चन जो होंगे वो जरूर करवाऊंगा, है ना। चलिए इसके बाद ये कंपैरिजन देख लो फॉर्मूलों का, इन्हें याद रखना है आपको, इन केस क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए, है ना। तो V इक्वल टू आर आई, फाई इक्वल टू एल आई, क्यू इक्वल टू सी बी, बिल्कुल बेसिक है ना। V इक्वल टू आर आई या I इक्वल टू जी वी, और माइनस इन्फिनिटी टू टी वी आई डी टी एनर्जी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर V एल डी आई अपॉन डी टी, और I के फॉर्म में देखेंगे तो 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ऐसे ही पावर एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर, और ये होगा हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। चलिए तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। A to Z मैंने बहुत कम समय में आपका इतना डीप में भी बताया है और बढ़िया नोट्स फॉर्म में आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको आप एक बार रिवाइज करने में आपके लिए इजी रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।